Hello dear students, now we'll start with the next topic of fourth chapter, that is issue of debentures. On that we'll start with the next second provision related with regulations governing issue of debentures. So second provision, that is provision for issue of debentures as per Companies Rule 2014. Rule number 18. So in that four provisions are there. First, that is tenure of secured debentures. Tenure means that is the period. Now, according to the company's rule 2014, whichever company is issuing the debentures, so all secured debentures it should be redeemed within 10 years. मीन 10 साल के अंदर सारे के सारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स रिडेम्ड हो जाना चाहिए, दैट रीपे हो जाना चाहिए. लेकिन जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एंगेज है या जो कंपनीज को परमिशन दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने परमिशन दी होंगी, वो कंपनीज डिबेंचर्स इशू कर सकती है बियॉन्ड 10 ईयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स. मीन 10 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए ये कंपनीज इशू कर सकती है डिबेंचर्स, लेकिन 30 साल से ज़्यादा नहीं. मीन्स 30 ईयर्स के पहले उसको रिडेम कर देना चाहिए, रीपे कर देना चाहिए. तो ये था अपना टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स. सेकेंड है अपना क्रिएट चार्ज ऑन असेट्स. अब अपने को पता है सिक्योर डिबेंचर्स है तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंपनी को डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, तो जिसको बोलते हैं अपन चार्ज ऑन असेट्स. तो सारी जितनी भी कंपनीज है तो वो कंपनी को अपने असेट्स के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है डिबेंचर होल्डर्स को, या फिर सब्सिडारी कंपनीज के असेट्स के अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट कर सकते हैं या फिर होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट में. अब ये जो चार्ज क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो सिक्योरिटी रहेगी the amount of this security, that is a charge on the assets, it should cover all the entire value of the debentures plus interest. मीन्स इसकी वैल्यू, असेट्स की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जो आपके डिबेंचर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट कवर कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी बिल्डिंग सिक्योरिटी के तौर पे अगर डिबेंचर होल्डर्स को दी है, अगर बिल्डिंग की वैल्यू सपोज 10 करोड़ है और अगर आपकी जो डिबेंचर्स की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट मिला के अगर आपके 9 करोड़ होता है, सो दिस इज वैल्यूएबल. मीन्स ये जो 9 करोड़ आपके हो रहे डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट मिला के अमाउंट, तो उससे ज़्यादा के ही असेट्स के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए कंपनी में, जिसको बोलते हैं अपन चार्ज ऑन असेट्स. या फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी इशू कर रही है सिक्योर डिबेंचर्स जिसके अगेंस्ट में गारंटी प्रोवाइड कर रही है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको कोई भी चार्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है असेट्स के अगेंस्ट में. मीन्स उनको कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नाउ थर्ड, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज. अपन ने देखे हैं कि बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ ऑफर, कंपनी को जरूरी है डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ता है और डिबेंचर ट्रस्टीज के साथ मिलके उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड. डिबेंचर ट्रस्ट डीड में सारी बातें लिखी हुई रहती है कि टर्म्स और कंडीशंस क्या है रिलेटेड विद द डिबेंचर ट्रस्टीज, और जो भी डिबेंचर ट्रस्टीज के रोल जो भी रहेगा वो भी सारे उसमें क्लियरली मेंशन रहता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड में. तो उनको डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना कंपलसरी रहता है कंपनीज को विद इन 60 days फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स. नाउ लास्ट, दैट इज क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. अब कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना आउट ऑफ प्रॉफिट कंपलसरी रहता है. तो इसमें कम से कम 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स जमा करके रखना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिबेंचर्स पर्टिकुलर ईयर में रिडेम्ड कर रहे हो 10 lakhs के, तो 10 लाख के 25% मीन्स 2,50,000. तो 2,50,000 तक का अमाउंट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जमा करके रखना कंपनी को कंपलसरी है. प्लस 15% ऑफ द अमाउंट मस्ट बी इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड इन ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स. तो मतलब ये 10 लाख का 15% यानी 1,50,000 की अमाउंट कंपनी को इन्वेस्ट करके या डिपॉजिट करके पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में
रखना कंपलसरी रहता है। तो इस तरीके से कंपनी को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये हो गई प्रोविजन एज पर कंपनीज रूल 2014 विच हैज़ बीन मेंशन्ड इन द रूल नंबर 18, दैट इज tenure of secured debentures, create charge on assets, appointment of debenture trustees, and last it was create debenture redemption reserve. Now next provision, that is रिक्वायरमेंट्स एज पर सेबी फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें सबसे पहले है अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब सेबी रेगुलेशन 2008 रेगुलेशन 12 उसमें ये बताया गया है कि कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑन डिबेंचर्स कलेक्ट करना जरूरी है, और इन्होंने मेंशन किया है एज पर सेबीज रूल कि 75% ऑफ द डिबेंचर्स इशू दैट इज इफ साइज 100 करोड़ शुड बी द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच द कंपनी हैव टू कलेक्ट। मीन्स अपने शेयर्स में देखे थे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑन शेयर्स वॉज 90%, लेकिन मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑन डिबेंचर्स इट इज 75%। और अगर कंपनी 75% ऑफ द इश्यू अमाउंट डिबेंचर्स के अगेंस्ट में कलेक्ट नहीं करती है तो कंपनी को 12 दिन के अंदर जो भी पैसे कलेक्ट किए होंगे बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वो सारे के सारे एप्लीकेंट को रिफंड कर देना पड़ता है। नेक्स्ट दैट इज रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी ने ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट कर लिया होगा एप्लीकेंट की तरफ से तो उसको कंपनी रिटेन करके जमा करके रख सकती है, लेकिन उतना ही अमाउंट जमा कर सकती है जितनी की डिबेंचर्स की वैल्यू है, उससे ज़्यादा रिटेन करके जमा करके नहीं रख सकती कंपनी। या फिर जो भी अमाउंट डिबेंचर अमाउंट से लोअर रेट का जो भी स्पेसिफाइड किया होगा ऑफर लेटर में या लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस में, तो उतना अमाउंट कंपनी रिटेन करके जमा करके रख सकती है। तो ये हो गया रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट दैट इज अंडर राइटिंग। अगर कंपनी कोई अंडर राइटर अपॉइंट करती है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो उस समय उनके थ्रू एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है अंडर राइटर के थ्रू, तो वो रहता है अपना अंडर एग्रीमेंट विद अंडर राइटिंग फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके से कंपनी को और जो भी एग्रीमेंट साइन किया होगा अंडर राइटर्स के थ्रू तो वो सारी चीज़ें कंपनी को मेंशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में या फिर ऑफर लेटर में। अब लास्ट है क्रेडिट रेटिंग। अब सेबी रेगुलेशन 2018 ये बताता है कि जो भी कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उनको कंपलसरी है टू गेट द क्रेडिट रेटिंग फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब क्रेडिट रेटिंग कंपनी कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से क्रेडिट रेटिंग इशू करवा सकती है, और ये क्रेडिट रेटिंग जो भी एजेंसीज ने कंपनी को जो भी क्रेडिट रेटिंग दी होंगी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, टर्नओवर या कंपनी की जो भी एसेट्स लायबिलिटीज गिन होंगी या जो कंपनी का रनिंग होगा या नेचर ऑफ बिजनेस होगा, तो इन सब के बेस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को रेटिंग देती है, और वो रेटिंग जो भी दी गई होंगी वो कंपनी को मेंशन करना प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में या ऑफर लेटर में कंपलसरी रहता है। मीन्स क्रेडिट रेटिंग कंपनी को एक्वायर करना कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से कंपलसरी रहता है। तो ये हो गई अपनी सारी प्रोविजंस। Now the last topic of the fourth chapter, that is procedure for issue of debentures. So first that is pass resolution in board meeting. The company before issuing the debentures the company have to pass the resolution in the board meeting. So certain resolution has to be passed. So in that the first is the how much the amount and the type of debentures which the company are going to issue, and on that basis what should be the terms and conditions for the issue. Then second resolution is that for the approval of the prospectus, offer letter and the letter of offer, it has to be approved by the company in the board meeting. Then appointment of the debenture trustees, and to get the return consent, that is the debenture trustee deed, again it has to be approved in the board meeting by the company. Then authorize board to create the charge on assets of the company, means it has to provide the security, that is charge on assets by the company. So for that the company have to authorize the board. Then call extraordinary general meeting if the board's borrowing power need to be increased. अगर boards के borrowing powers अगर कंपनी को increase करना है तो उस समय कंपनी को extraordinary general meeting conduct करनी पड़ती है. Then authorize the board to open a separate account
फॉर रिसीविंग द मनी फ्रॉम एप्लीकेंट्स। जब भी अपन डिबेंचर्स इशू करेंगे तो जो भी पैसा अपन ने कलेक्ट किया होगा बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो सारे पैसे अपने को एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू, जो कंपनी की बैंक्स रहेगी उसके थ्रू, और वो सारे पैसे वो पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करके रखना पड़ता है। तो ये हो गया रिसोल्यूशन विच द कंपनी इज सपोज टू पास इन द बोर्ड मीटिंग। नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज होल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब अपन ने अभी देखे थे कि अगर बोर्ड के जो बोरोइंग पावर्स है अगर वो इंक्रीज करना है तो उस समय कंपनी को जरूरी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया जाता है बाय पासिंग ए स्पेशल रिसोल्यूशन। उसके बाद ही फिर अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होल्ड करना कंपलसरी रहता है अगर बोर्ड्स के पावर्स इंक्रीज करना है तो। देन फिलिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अब जो सेक्रेटरी रहता है उनको कंपलसरी है कि जो भी कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर जो रहेगा, इन सब की एक एक कॉपी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सेंड करना पड़ता है विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। जैसे बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई उसके 30 दिन के अंदर सेक्रेटरी को ये सारी कॉपी फाइल करना पड़ता है, दैट इज प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर की, बाय पासिंग स्पेशल रिसोल्यूशन, एंड इट हैज़ टू बी सेंट टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। देन नेक्स्ट दैट इज ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग। अभी अपन ने देखे थे कि कंपनी को कंपलसरी रहता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करना पड़ता है, means which has been rated to the debentures by the credit rating agency, and it has to be mentioned in the prospectus, offer letter or letter of offer. Then next that is enter into underwriting agreement। अगर कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है तो उनके थ्रू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट कंपनी को एंटर करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, और वो भी जो भी अपॉइंटेड रहते हैं अंडरराइटर्स उनको भी मेंशन उनका भी नाम मेंशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस में, लेटर ऑफ ऑफर में या फिर ऑफर लेटर में। उसके बाद इशू प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर या फिर ऑफर लेटर। मीन्स अगर कंपनी जनरल पब्लिक को इनविटेशन दे रही है फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो एट दैट टाइम कंपनी हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस। और अगर कंपनी डिबेंचर्स परचेस कर रही है बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उस समय कंपनी को ऑफर लेटर इशू करना पड़ता है। और अगर कंपनी राइट इशू के थ्रू डिबेंचर्स कलेक्ट कर रही है तो उस समय लेटर ऑफ ऑफर सेंड करना पड़ता है। मीन्स प्रोस्पेक्टस अगर जनरल पब्लिक को इनविटेशन दे रहे तो ऑफर लेटर, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट है और अगर राइट इशू है तो लेटर ऑफ ऑफर। नाउ नेक्स्ट ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। अभी अपन ने देखे थे कि कंपनी को कंपलसरी है कि सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है अपनी ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू, जिसमें सारे के सारे डिबेंचर्स के जो पैसे हैं डिबेंचर्स के थ्रू अपने को जो भी पैसे कलेक्ट करेंगे अपन, तो वो सारे सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करके रखेंगे। तो उसके लिए कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू, सो दैट ऑल द मनी which we are receiving against the issue of debenture should be deposited in that account. Then next receiving application money। उसके बाद कि कंपनी जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी तो वो सारे डायरेक्टली अपन इन्फॉर्म करते हैं, या प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ ही रहता है कि जो भी इंटरेस्टेड है डिबेंचर्स परचेस करने के लिए तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है टू द शेड्यूल बैंक विच हैज़ बिन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। इन दैट बैंक द पर्टिकुलर एप्लीकेंट हैव टू डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी एंड देन होल्ड द बोर्ड मीटिंग। अब उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, जैसे अपने इशू क्लोज हो गया तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है और उसमें फिर डिसाइड करना पड़ता है कि अपन डिबेंचर्स कितने किसको अलॉट करना है। देन आफ्टर अप्रूविंग द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स देन बोर्ड हैव टू अप्रूव फॉर द क्रिएशन ऑफ चार्ज अगेंस्ट द कंपनीज असेट्स। तो उसके लिए बोर्ड मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है। देन आफ्टर दैट इशू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। जैसे ही अपन ने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, प्रोसीजर होगी, तो उसके बाद विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट करना कंपनी को कंपलसरी रहता है। मीन जैसे ही आपको एप्लीकेशन मनी मिल गए उसके 60 दिन के अंदर अपने को डिबेंचर्स अलॉट करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को, और जैसे ही अपन ने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए तो उसके 6 महीने के अंदर कंपनी को डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करनी पड़ती है डिबेंचर होल्डर्स को।
तो विद इन 6 मंथ द कंपनी हैव टू इशू द डिबेंचर सर्टिफिकेट टू द डिबेंचर होल्डर्स। अब लास्ट प्रोसीजर है मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। जैसे डिबेंचर्स अलॉट हो गए, सर्टिफिकेट सेंड हो गए, फिर उसके बाद कंपनी को 7 दिन के अंदर डिबेंचर्स का नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिखना पड़ता है, और जो भी डिबेंचर होल्डर्स की डिटेल्स रहती है वो सारे मेंटेन करके सेपरेट बुक में, सेपरेट रजिस्टर में रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं अपन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स विद इन 7 days आफ्टर द बोर्ड्स अप्रूवल ऑफ द अलॉटमेंट। जैसे अपन ने बोर्ड मीटिंग में अपन ने अप्रूव कर दिए कि डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, तो उसके 7 दिन के अंदर सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स के नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में लिख के रखना पड़ता है कंपनी को कंपलसरी। तो ये थी अपनी प्रोसीजर फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पे अपना 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया।